शादी के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने एक कुछ ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। आकाशवाणी में मैंने न्यूज रीडिंग का काम शुरू किया। रोहिणी हट्टंगड़ी जो एक्टर है वो मेरी वॉइस ओवरिंग की गुरु है। जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, कमाटीपुरा, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कमाटीपुरा बोलने के लिए। मैं महिलाओं को दोष नहीं दूंगी, मैं दूंगी कि लोगों का नजरिया जो है ना, तो उन्होंने बदलना चाहिए। नेपेन सी रोड में आप रात को 12 बजे जा नहीं सकते, इतना अंधेरा रहता है, डर लगता है। लेकिन कमाटीपुरा में आओगे तो कोई भी भूखा नहीं रहता है। Every week begins with Monday, but not every Monday begins with stories worth hearing. I'm Kanika Mittal, your host, and this is Monday Talk. आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी महिला से जिनकी जर्नी सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, एम्पावर भी करती है। एक विजनरी जिन्होंने सिलाई मशीन को सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल बना दिया है, और एक मेंटर जिन्होंने ये सिखाया है कि सिर्फ दिखाई देना काफी नहीं, खुद पे खुद का भरोसा ही असली पावर है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक पल है रुकने का, सोचने का और समझने का कि असली डिग्निटी दिखाई देने में नहीं, करने में होती है। तो चलिए दिल से स्वागत करते हैं मिस आशा मामड़ी जी का, एक ऐसा नाम जो लीडरशिप का प्रतीक बन चुका है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो मंडे टॉक में आने के लिए। 25 साल पहले आप आकाशवाणी में न्यूज़ रीडर थे, उसके बाद आप सीईओ के असिस्टेंट रहे, हॉस्पिटैलिटी में एडमिन रहे, तो कॉर्पोरेटिव जॉब से आप सोशल वर्क में कैसे आए? क्या जर्नी रही आपकी? एक्चुअली आपके माध्यम से मैं आज बताना चाहती हूँ कि महिला उसकी बहुत सारी आशाएं होती है कि वो किसी भी एक क्षेत्र में वो आगे जाए। और मेरा तो लव मैरिज था। अच्छा। लव मैरिज में हमको घर से अपोज था, फिर भी मैंने ठान ली थी कि एक ना एक दिन मैं मेरा नाम ज़रूर करूँगी कि मेरे डैडी को ऐसा लगे कि मेरी बेटी है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड फोटोग्राफर है। अच्छा। वो इवेंट करते हैं और बहुत ही उन्होंने मेरे को इतना फ्रीडम दिया। मेरी शादी के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने एक कुछ ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। तो कॉर्पोरेट लेवल में मेरी छोटी सिस्टर जब डावर्स कॉलेज में उसने एडमिशन लिया जी, तो मैंने बोला कि मैं भी लेती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मैंने डावर्स कॉलेज ज्वाइन किया। डावर्स कॉलेज ज्वाइन होने के बाद मैं आयन एक्सचेंज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सीईओ के पास में सीनियर मैनेजर का मैंने काम किया था। उसके बाद में क्या मालूम नहीं, मुझे एक था कि और कुछ करे, तो मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से कम्युनिकेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया और वॉइस ओवरिंग मैंने केसी मैनेजमेंट से किया। वो होने के बाद जब एक एक करते गई और अचानक हॉस्पिटल में जब सैफी हॉस्पिटल नया बन रहा था, उसी दिन मेरा फर्स्ट डे, जब मनमोहन सिंह साहब आए थे वहाँ पर ओपनिंग के लिए, मेरा फर्स्ट डे था और तभी ओपीडी पेशेंट थे। और मालूम नहीं वो पिताजी के मम्मी के यहाँ से एक छोटा सा रहता है ना कि वहाँ सोशल वर्क, तो उसमें भी ऐसा था कि मैं ओपीडी पेशेंट थे, मैं हमें रिसेप्शन पे खड़ी रहती थी और बहुत सारे एरिया के लोग आते थे, अरे आशा ताई हमको ये मदद करो, वो मदद करो। तो इस तरीके से है ना। फिर मैंने बोला कि शाम का टाइम तो मेरा खाली रहता है, तो मैं क्या करूं। तो हस्बैंड को पूछा मेरे, तो बोले तूने वॉइस ओवरिंग किया है अनुराग पांडे से, तो तू आकाशवाणी में ज्वाइन कर। तभी आकाशवाणी में मैंने न्यूज़ रीडिंग का काम शुरू किया। वो टाइम पे रोहिणी हट्टंगड़ी जो एक्टर है तो वहाँ पे आते थे और मैं बोलूँ कि वो मेरी वॉइस ओवरिंग की गुरु है। तो हमको सिखाते थे वो कि कैसे माइक रखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। फिर उस टाइम में मैंने 2-3 एपिसोड भी किए थे। एक चोखेर वाली था, एक जीवन माझे गाणी मराठी में किया था। अच्छा। जिसमें जो आज के हीरो है, समझो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जी है, तो उनकी माँ, उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस करके बच्चे को इतने बड़े पैमाने पर लेके गए। तो सक्सेस स्टोरी मैंने किया था। फिर उसके बाद में एक दिन अचानक से जब मैं आ रही थी गिरगांव से, तभी हम लोग बस से ट्रैवल करते थे, तो गिरगांव से आ रही थी तो एक जगह पे मैंने देखा कि एक लेडी पेपर पढ़ रही है और सब पुरुष, हालांकि ऐसा होता नहीं है, और पुरुष उसके सामने ऐसे बैठे हैं एकदम दब के। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि अरे मैंने देखा वो नगर सेविका है गिरगांव की और इतने अच्छे से बैठी थी और सब लोग बीच में मतलब दब के बैठे थे पुरुष लोग। तो बोले कि वो पॉलिटिक्स है, वो तेरे को नहीं जमेगा। तो मैंने बोला अरे बाप रे पॉलिटिक्स है क्या, तो छोड़ दो। वही टाइम पे मेरे काका वहाँ पर नगर सेवक थे कमाटीपुरा में,
और कमाटीपुरा में नगर सेवक 2 दिन के बाद मैंने अचानक, मालूम नहीं क्या भगवान की इच्छा थी, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो आशा तो पॉलिटिक्स में काम करेगी? मैं बोली नहीं, मैं अभी सैफी में काम कर रही हूँ, आकाशवाणी में शाम को मेरा टाइम दे रही हूँ, तो मुझे नहीं जमेगा, तो फिर भी सोच ले तो। और फिर अचानक वो टाइम के एमएलए थे लालबाग के, उन्होंने बुला लिया, बोलते तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी लेडी का हमको ज़रूरत है, तब आ जाओ और ज्वाइन करो। तो शाखा प्रमुख से लेके अभी उपनेता तक, मतलब ये 25 साल मेरे पॉलिटिक्स विद सोशल, हमेशा 80% समाजकारण रहता था, 20% राजकारण करते थे। तो ऐसे करते करते वो कॉर्पोरेट लेवल छोड़ के मैंने अभी पॉलिटिक्स में आ गई, सोशल में आ गई, पॉलिटिक्स और सोशल दोनों में आप आ गए आपको। हाँ। आप हमेशा कहते हैं कि हजारों महिला आपके साथ होती है और उनकी ताकत आपके पीछे है। ये भरोसा आपको कैसे आया और आपने कैसे ये भरोसा सब में जगाया? मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, कमाटीपुरा जी, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कमाटीपुरा बोलने के लिए, क्योंकि जब कमाटीपुरा ये वर्ड निकलता है तो सबकी आंखें ऐसी ऊपर हो जाती है कि बाप रे कमाटीपुरा। बट मैं आपको आज बता दूं कि मेरे पिताजी भी गांव में जन्म हुआ था, लेकिन जब 7th स्टैंडर्ड में थे स्कूल छोड़ के उन्होंने व्यायाम शुरू किया और कबड्डी चैंपियन बने। जी। और पिताजी के साथ में हम लोग हमेशा, मैं जैसे सबसे बड़ी लड़की थी तो पिताजी का हिसाब वगैरह संभालना सब मेरी जिम्मेदारी था। और पिताजी का बहुत था कि मेरी बच्ची अच्छी पढ़नी चाहिए, और जो कमाटीपुरा का जो नाम ये लोग खराब कर रहे हैं। और ज़रा करके तो मैं बोलूँ कि मीडिया वाले, ये पॉलिटिक्स वाले जो वो टाइम पे थे, उन्होंने बहुत ही इसको गंदगी की तरह से प्रेजेंट किया था मीडिया के सामने। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर पूरे तेलंगाना के लोग रहते हैं। ये तेलंगाना के लोग पद्मशाली लोग हैं। जैसे अभी एक 6 महीने पहले मोदी जी ने कहा था, सोलापुर की जब उनकी एक रैली थी, उसमें कहा था कि ये सोलापुर के जो पद्मशाली लोग हैं, इन्होंने मुझे पाला, इन्होंने समझाया, उन्होंने मेरे को खिलाया, और वो करके मैं 6 महीने का ट्रेनिंग करके मैं आज आगे बढ़ा। तो वो सीख मुझे पद्मशाली लोगों से मिली है। तो वही पद्मशाली लोग ये कमाटीपुरा में बसे हुए हैं। अच्छा। और तकरीबन 100-125 साल पहले ये लोग मुंबई में आए, जब तेलंगाना में प्लेग हुआ था, और वो डर के मारे अंग्रेज़ों की टाइम पे परभणी, जालना से लेके औरंगाबाद, पुणे और फिर मुंबई आए। अभी मुंबई में जब बसे तभी अपने आइलैंड थे, 7 आइलैंड थे। वो 7 आइलैंड में कहाँ पर बिठाना है इनको, कहाँ पे बसाना है, तो ये उस टाइम पे अंग्रेज लोगों का जो राज्य था, उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया, इतनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, उसको बांधने वाले ये पद्मशाली कमाटीपुरा के पूर्वज है। और उन्होंने बांधकर, फिर वो टाइम पे मजगांव का एक बेट था, एक आइलैंड था, तो बोले जाके उधर तुम अपना घर बसाओ, क्योंकि कहीं नहीं जा सकते थे, घर नहीं था। तो वो टाइम पे उन्होंने जो कमाटीपुरा बांधा, आमने सामने बिल्डिंग, बीच में रोड, जो सिस्टमेटिक वो टाइम पे बना था। 50 स्क्वायर फीट की एक जगह है, और उसमें 8-10 जन पूरी फैमिली रहते थे। वो टाइम पे रास्ते धोए जाते थे। मतलब ये माटी का काम करने वाले कामगार, ये कमाटीपुरा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमाटीपुरा's हिस्ट्री। यस यस। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे। अच्छा। यहाँ पर तुल्ला जी थे, जो अपने मेयर भी थे, सीलम थे, मेयर थे, सब बड़े बड़े जो नेता जो यहाँ से बने थे, वो टाइम पे लाल बावटा बोलते थे। तो वो एक पक्ष हुआ करता था। लेकिन वो टाइम पे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे, तभी कुछ कारण से वो भी हार गए थे। तो मतलब अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, और हमें बोलने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पर रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। और आप बोलोगे अभी रेड लाइट एरिया, अभी रेड लाइट एरिया का मैं आपको बता दूं, जो मैं लास्ट 25 साल से मैं देख रही हूँ। जब हमारे यहाँ पे मोहन रावले आया करते थे, वो तो 6 टर्म MP थे। वो टाइम पे हम लोग जब जाते थे ना, तभी बहुत एक जैसे काठियावाड़ी, हाँ, उसका जो नाती है वो अभी मेरा कार्य करता है। ओह। और उसको क्यों पूछते थे, क्योंकि वो लेडी ने उसमें रहकर है ना एक बड़ा आंदोलन किया था, और वो इलेक्शन वगैरह सब वो टाइम पे किया था। लेकिन अभी का जो है माहौल, अभी का माहौल ऐसा है कि जब कोरोना का टाइम था, उनकी खाने की दिक्कत थी, उनकी एज बढ़ रही थी, खाने की दिक्कत थी, उनके बच्चे बाहर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो मीडिया के सामने वो नहीं आ पाते थे। तो तभी हमने क्या किया कि वहाँ पे वो सरकार तभी उद्धव जी की थी,
तो उद्धव जी ने इनको 3 महीने का 5-5 हज़ार 15 हज़ार इनके अकाउंट में देने के लिए तय किया था। तो हमने क्या किया, सबको साथ में लिया और जिसके आईडी कार्ड है, जिसके आधार कार्ड है, वैसे उनका अकाउंट निकाल कर हमने 15-15 हज़ार उनमें डाले। तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि उसमें सिर्फ 350 महिलाएं हैं जो ऑफिशियली वहाँ पर काम करती थी ये कोरोना में। बाकी सब पूरा बांग्लादेशी है। ये लोग आते हैं, वो विरार वसई से आते हैं, रात को 8 बजे 7 बजे आते हैं यहाँ पर। अच्छा। सुबह 5 बजे वापस वो टैक्सी उनकी बुक रहती है और फिर चले जाते हैं। मैं महिलाओं को दोष नहीं दूंगी, मैं दूंगी कि लोगों का नजरिया जो है ना वो उन्होंने बदलना चाहिए कि एक महिला ये खाली भोग वस्तु नहीं है। एक महिला माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बहू भी है। फिर लेकिन इनका जो देखने का रवैया, ठीक है कमाटीपुरा ओके, तो हमको डी माइनस में डाल देते। लेकिन जब हम लोग मुंह खोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कमाटीपुरा क्या है, रात को 12 बजे भी आप आओगे तो भी वहाँ पे डर नहीं है। मैं तो बोलूँ कि नेपेंसी रोड में आप रात को 12 बजे जा नहीं सकते, इतना अंधेरा रहता है, डर लगता है। लेकिन कमाटीपुरा में आओगे तो कोई भी भूखा नहीं रहता है। जैसे मुंबई रात की रानी है, वैसे कमाटीपुरा भी रात की रानी है। मैं बहुत प्राउड करती हूँ। और वो फिर दिमाग में मुझे आया कि ये महिलाओं को कुछ उद्योग देना चाहिए। फिर कम से कम 8,500 घर है, वो 8,500 घरों को हमें कुछ देना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ था, वो जो उनके हस्बैंड थे या उनके ससुर थे, उनके पिताजी थे, ये लोग सब खटाव मिल में, तभी मुंबई में मिल बहुत 14-15 मिलें थी वहाँ पर जी, तो उसमें काम करते थे। मिल का बंद होने के बाद महिलाओं को काम क्या है, तो टेलरिंग। क्योंकि ये पद्मशाली समाज है, ये बुनकर समाज है जी, ये बुनते हैं, ये साड़ियाँ बनाते हैं। अब देखोगे तेलंगाना में पोचमपल्ली करके एक गांव है, उसमें अभी मोदी जी ने टेक्सटाइल क्लस्टर का एक बड़ा हब किया है, जिसमें महिलाओं को चरखा और एडवांस मशीन्स वो दिए हैं, जिसमें एक साड़ी बुनने के लिए उनको 6 महीने लगते थे, अभी वो 6 दिन में वो साड़ी बुनते हैं। तो इस तरीके से जब प्रवास आगे बढ़ता है, जनरेशन जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो एक ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर महिलाओं के लिए एज ए उनको वुमन एंटरप्रेन्योर बनाऊं। मैंने सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि मेरी खुद की संस्था थी, 2008 में मैंने की थी, श्री अष्टविनायक महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था। इसमें बायलॉज ऐसे थे वो टाइम पे रखे थे कि कोई भी महिलाएं खाना अपना खानवली जिसको बोलते हैं वो दे सकती है। उसमें केयर टेकर, हाउस कीपिंग, ये सारे बहुत सारे गवर्नमेंट के काम वो ले सकती थी जी। तो वो करते करते मुझे ऐसा लगा कि जब मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, और मेरा एम कोई पैसा वगैरह कमाना नहीं था, क्योंकि हमारे कमाटीपुरा में जितने भी रेड लाइट एरिया में एनजीओज आई, वो आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो वो मेरे को आज भी गणित समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग गणित समझ वाले नहीं है। भले मैं बीकॉम हूँ, मैंने उसके बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने ना कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। मैंने क्या चाहा कि अगर मेरी एक महिला का पेट भरता है, उसका घर चलता है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो एम से मैंने सैफी हॉस्पिटल छोड़ दिया, तभी तो अच्छा खासा मेरे को पगार भी था, पेमेंट था। मैंने आकाशवाणी छोड़ दिया, मैंने ये 2 संस्था की। 2010 में मैंने राजमाता प्रतिष्ठान, ये मैंने चैलेंजिंग में एक संस्था की थी वो टाइम पे। वो संस्था बनाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बार बार हस्बैंड को मांगती थी, बोलते हमेशा तेरा सोशल वर्क चलते रहता है, तो अभी तेरा देख। तो वो टाइम पे मैं आपको बता दूं, मैंने ट्यूशन्स भी लिए थे। मेरे पास में 150 बच्चे कमाटीपुरा के मैं पढ़ाती थी। कमाटीपुरा में जब कोविड हुआ था, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस फेस करने पड़े, और आपने उसमें कैसे सपोर्ट किया? एक मैं आपको बात बता दूं, कमाटीपुरा में वो टाइम पे माइनस में लोग मरे थे। जैसे मैं देखती थी हमेशा कि बापरे, नेपेंसी रोड में, पेडर रोड में, महालक्ष्मी पे फैमिली की फैमिली जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वापस दिन नहीं आने चाहिए। सही बात है। लेकिन कमाटीपुरा में विदाउट मास्क लोग घूम रहे थे। मेरे यहाँ पे एक वेडू समाज है, वेडू समाज यानी उसको वागरी समाज भी बोलते हैं, वो तो ऐसे ही घूमते थे। और वो टाइम पे सब जितने भी हमारे सोशल वर्कर थे, हम सब साथ में मिलकर ये एनजीओ वो एनजीओ, यहाँ से हम लोग खाना, रेशन। तो जब ये मैं गई थी जब रेड लाइट एरिया में बांटने के लिए, मैं उसके फ़ोटोज़ भी आपको शेयर करूँगी। वो टाइम पे
आराम से सब बैठे थे। एक 40 साल होने के बाद महिलाएं थक जाती है। जी। मैं जरा करके आपको सेक्स वर्कर का बता रही हूँ। उनकी जो अम्मा लोग है ना, जो हमने उनको पैसे दिए थे सरकार ने 15,000, वो तो खा लिए। उनको ऐसे जैसे कुत्ते को भी अपन एक टाइम का खाना दे देते हैं, लेकिन उनको खाना नहीं था। उनका जो हालत था, वो हालत देखने के बाद मैंने कितनी बार राशन दिया, राशन बिल्कुल उनको मिला नहीं। अपने घर, अपने गोडाउन उन्होंने भर के रखे सालों साल खाना खाने के लिए, लेकिन वो बीमार औरतें, उस बीमारी में भी वो जब तक उसका कस्टमर नहीं आए, जब तक उसके पास पैसे नहीं आए, वो अंदर नहीं लेते थे। तो आज हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन है अपना मुंबई, हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं। अपना वजूद क्या है? उनको कैंसर, एड्स, दमा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ऐसी कितनी महिलाओं को हुआ है। हम लोग खुद इलाज करते हैं। तो मैंने सरकार को मांगनी यही की है। अभी मैंने हाल ही में हमारे शिंदे साहब को मैंने पत्र लिखा है कि एक 40 उम्र के बाद में है ना, इनको ना कुछ रोजगार दो, क्योंकि वो भी जान है एक, और बोलती है। लेकिन भगवान ने देखो क्या किया, आज कोरोना में मास्क लगा दिया। हम लोग हमेशा घोड़े को मास्क लगाते थे, आज ऊपर वाले ने अपने को मास्क लगा कि अभी तो बस कर, बोल भी मत और खा भी मत, जिससे तू कुछ अलग गलत काम करे। कोई किसी का लड़का डॉक्टरी पढ़ रहा था, किसी की कॉलेज में लड़की थी, तो मीडिया के सामने भी नहीं आ पाते थे। कुछ लोग आते थे, सैनिटरी पैड देते थे, ये वो कुछ, लेकिन उसके बाद में क्या, उससे तो खाना उनको मिलेगा नहीं। फिर हमने जाके एक संस्था से मैंने कोऑपरेट कर उनसे बात करके फिर उनको खाना 2 टाइम का चालू किया। तो खड़ा रह के मैं उनको खाना देते थे। तो वो टाइम पे भी वो दिन वापस कभी आए नहीं। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं इतना ही बोलूँगी कि महिलाओं को खाली भोग वस्तु मत समझो, महिलाओं का आदर करो, और उनका जो भी काम कर रही है। 70 साल की एक महिला है, गिरगांव में मेरा एक ग्रुप है, वो बोल रहे थे कह रहे हमारे बच्चे लोग तो अभी फॉरेन में है, हम लोग क्या करें। तो बोले ठीक है, मैं बोली तुम करोगे ना काम, तो हाँ करते। तो उनका मैंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि बचत गट, वो बनाया। अच्छा। और उनको क्या बोलती थी मैं, आटा वाटा में सब लेके आती हूँ, खाली चपाती लाट के है ना, तुमको बटर पेपर में पैक करना है और 5-5 चपाती का पैकेट करना है। उन्होंने पहले महीने में किया, 8 दिन बोले अरे ये होता है वो होता है। फिर मैंने आटा बुनने की मशीन दी उनको 11,000 की। वो होने के बाद ये सब मेरे अपने जेब से करते थे, वो जो पैसे जमा करते थे वो। और फिर वो देके आज की तारीख में 20 रुपए की 5 कच्ची चपाती, क्वालिटी बहुत अच्छा, नो कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी। वो महिलाएं जो जाती है, जो डुम्बिली, कल्याण या विरार वसई रहती है, तो वो मेरी माई करके है, बड़ी माँ, तो उनको बोलते थे तू कुछ नहीं, मैं तेरे को स्टॉल डाल के देती हूँ, छाता देती हूँ, तो बैठ। और वो 20 रुपए की 5 चपाती, कच्ची चपाती। शुरू में तो हुआ नहीं, घर में लाके हमने सेक के खाए। सेकेंड डे से जब टेस्ट हो गई, तो आज मेरी दिन की 5000 चपाती जाती है। अरे बाप रे। और उसका वो सब पैसे जमा करते हैं, पिकनिक करते हैं, और कोई कहीं पे जाता है या किसी को कुछ लेना है, जैसे बर्थडे है तो गिफ्ट लेना है, हाँ। तो 10,000 की साड़ी मतलब बहुत जान पे आती है, लेकिन वो पैसे से वो अपना एंटरटेनमेंट अच्छा करती है, कर लेते हैं। आपका जो एनजीओ है अष्टविनायक संस्था, और दूसरा आपने कहा कि 2010 में आपने राजमाता प्रतिष्ठान चालू किया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और आपका रोल क्या है इसमें? देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में जैसे अष्टविनायक कोऑपरेटिव संस्था है, ये सहकारी संस्था बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग गवर्नमेंट के काम लेते हैं। अच्छा। और एनजीओ इसके लिए कि हम लोग ग्रास रूट में हर एक को जाकर मदद करें। अच्छा। जैसे अनाज बांटना हुआ, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना होगा। तो जब मेरे को मालूम हुआ तो मैंने राजमाता किया। उसमें मैंने महिलाओं को ट्रेनिंग देके उनका उद्यम आधार कार्ड निकाल के 2011 में मैंने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एग्जीबिशन लगाया था। अच्छा। तभी 50 स्टॉल लगाए थे। उद्यम आधार कार्ड जो लोगों की बनाए, मैंने सुना है कि आपने 1000 से ज्यादा अराउंड अबाउट 3000 महिलाओं का उद्यम आधार कार्ड मेरे पास तो है। इनका आपने बिजनेस कैसे ग्रो करने में हेल्प किया है? इनको पहले तो मैंने फूड वैन जैसे रहती है वैसे वेजिटेबल वैन मैंने किया, जो 5
3 टायर का जो रिक्शा जैसा होता है, जी। तो वो मैंने बनाया, वो अष्टविनायक महिला संस्था पे बनाया। वो महिला आज भी चला रही है। अब देखोगे घोड़प देव है, लालबाग है, वहाँ पर चला रही है। दूसरा है लायंस क्लब्स थ्रू मैंने राजमाता से मैंने इनको मशीन्स दी, और अभी राजमाता के थ्रू मैं इनको सबको दुबई गई थी। फिर सेकंड मैंने 2012 में मॉरिशस किया था। अच्छा। वहाँ पर कैथ्रोबॉन में हमने एग्जीबिशन लगाया था। वहाँ की जो मिनिस्टर है कल्याणी जग्गू, हाँ। वेरी नाइस, वो हिंदू कम्युनिटी बहुत ये करती है, तो उन्होंने वो वहाँ पर हम लोगों ने लगाया था। उसके बाद में वापस सेकेंड टाइम भी मैं दुबई में लगाया, अबू धाबी में लगाया। अभी हम लोग सोच रहे थे कि आगे जाके ये सबका संगठन लेके अगर किसी का गवर्नमेंट का MSME का हमको सपोर्ट मिलता है तो इनको ट्रेनिंग देके, जैसे खादी ग्राम उद्योग है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की है लेकिन महिला पहुंच नहीं पाती है। तो इस माध्यम से हम लोग वहाँ पर पहुंचेंगे और उनको वैरायटी ऑफ वर्क देके उनको सक्षम करेंगे। आदिवासी महिला है, उनको सक्षम करना है, तो काम बहुत है। शायद हमारी उम्र भी छोटी पड़ जाए लेकिन काम करना है। जी बिल्कुल। आप लेडी बॉस के नाम से जानी जाती है। आप सहकार सेना की कार्याध्यक्ष भी है, साथ ही साथ आप शिव सेना की डेप्यूटी लीडर भी है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे के फ्यूचर में मुझे 5000 महिलाएं जिनको वुमन एंटरप्रेन्योर करना है, जी। जैसे मेरे राजमाता का अभिउदय जी का ये स्लोगन है, उसमें ही हमें आगे काम करना है। 5000 मेरी वुमन एंटरप्रेन्योर हो जावे तो मेरा एक स्लोगन है, एकमेका करू सहाय्य अवघे धरू सुपंथ। इसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मंडे टॉक जो अपनी लाडली निदर्शना मैडम गोवानी, इनके थ्रू जो हो रहा है, और वो एक अच्छा काम पर्दे के पीछे रहकर महिलाओं को जो प्रमोट कर रही है, तो उनका मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने उनको देखा नहीं है बट बहुत कुछ सुना है उनके बारे में कि वो बहुत क्विट लेडी है और उनको कुछ अच्छा नया चाहिए। जी। तो फ्यूचर में मिलेंगे उनको साथ में, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। आई थिंक हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा आपकी सारी स्टोरी सुन के काफ़ी लोग इंस्पायर भी हुए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच।